न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हम बात करेंगे अफगानिस्तान को लेकर। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन आ रही है, जिस तरीके से तालिबान ने दोबारा से सारी चीज़ों को कैप्चर कर लिया है और काबुल तो उन्होंने बगैर लड़ाई लड़े ही जीत ली और बहुत कम लोगों को अफगानिस्तान के बारे में या तालिबान के बारे में पता है। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान एक ऐसा टॉपिक हो गया है जो कि आज पूरी दुनिया जानती है और जिस तरीके से तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया है, वो भी बगैर लड़ाई लड़े हुए, तो इसमें लोगों की और बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ गई है। बता दें कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है और वो भी 11 दिनों में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अफगानिस्तान की हिस्ट्री पर। अफगानिस्तान जैसा आज दिख रहा है वैसा था नहीं। अफगानिस्तान एक बहुत ही मॉडर्न जगह थी जहाँ पे कि हम वेस्टर्न आउटफिट में फीमेल्स को देख सकते थे, अब नहीं देख सकते, मगर बहुत ही एक डेवलप्ड बोले जो दुनिया के साथ चल रहा था वैसा था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में लोग घूमने जाते थे, देखने लायक जगह है, मगर अभी तो ज़रा मुश्किल होगी जाने में, मगर बड़ी ही खूबसूरत जगह है। वहाँ के ड्राई फ्रूट्स और जो वहाँ पैदावार होती है वो भी पूरी दुनिया में आज भी फेमस है। 1880 में एज अ स्टेट अफ़गानिस्तान ने बिगिन किया और अफ़गानिस्तान जो है इसको गेटवे बोलते हैं इंडिया का, क्योंकि मसालों में बहुत आगे था इंडिया, तो हर कोई वहाँ पे ट्रेड करना चाहता था और अफ़गानिस्तान ओल्ड जो पुराना सिल्क रूट है उसके थ्रू इंडिया में आया है। और हम देखते हैं कंबल वाले तो बहुत फेमस हैं, जो अफ़गानी कंबल बेचने आते थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे। पश्तून ट्राइब जो है वो यहाँ पर डोमिनेटिंग ट्राइब है और तालिबान जो है वो मैक्सिमम पश्तून उसमें शामिल है और जो ऊपर का नॉर्थ का हिस्सा है वहाँ पे पश्तून्स नहीं है, मगर फिर भी तालिबान ने वहाँ कब्ज़ा कर लिया और शुरुआती दिनों में ही उन 11 दिनों की स्टार्टिंग में ही तालिबान ने बहुत अच्छे से वहाँ पे कैप्चर कर लिया और वहीं की वो अफ़गान फोर्सेस थी जो अपने देश से दूसरे देश का बॉर्डर क्रॉस करके अपने आप को बचाने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे मंगोल्स आए 1221 में। मंगोल्स ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और राज भी किया और जो मंगोल्स पीछे रह गए, ये बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद ये वहाँ पे हज़ारास कहलाए जाने लगे। तो हज़ारा भी एक कम्युनिटी ट्राइब बन गया वहाँ पे और इन हज़ारास को आप देखोगे तो अलग से उनके गोल गोल चेहरे आपको दिख जाएंगे जो कि मंगोल्स की छाप है उन पर। मैं उधर इसलिए बार बार देख रहा हूँ क्योंकि मेरा टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है, क्योंकि ये जो कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें टेलीप्रॉम्प्टर के उसमें आ नहीं पा रहा था। तो 1504 बाबर काबुल पे कब्ज़ा करता है। बाबर जो था वो अपनी जगह 17 साल की उम्र में हार गया था, मगर 19 साल की उम्र में उसने काबुल को जीता। 1526 बाबर जो है वो इंडिया के लिए अपनी फ़ौज लेके आगे बढ़ता है और वो लड़ता है इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर जो है वो ओल्ड दिल्ली को अपना
कैपिटल बनाता है और मुग़ल सल्तनत या मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश होता है। लोदी ने बाबर को हराया है, मगर बाबर जो है आखिरी बार वो तोप लेके आया था, कैनन्स बोल सकते हैं इसको, और इब्राहिम लोदी ने जो उसके वॉर एलिफेंट्स थे, जब ये कैनन्स चली तो उसकी आवाज़ से वो हाथी जो है इतने घबरा गए, क्योंकि उनको हाथी का एक्सपीरियंस नहीं था, और वो जब भागे तो इब्राहिम लोदी की फ़ौज पे ही तरफ भागे और काफ़ी नुकसान हो गया। तो इब्राहिम लोदी हार गया। और अलेक्जेंडर को याद करें, अलेक्जेंडर भी जब इस तरफ आया था तो अलेक्जेंडर को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि वॉर एलिफेंट से कैसे लड़ा जाता है। यहाँ तक कि जब वो एक ट्राइब से भिड़ा था तो उस ट्राइब का जो किंग था वो हाथी के ऊपर बैठा था और अलेक्जेंडर घोड़े पे था। फिर भी बिगैर एक्सपीरियंस, बिगैर नॉलेज के अलेक्जेंडर कूद पड़ा और अलेक्जेंडर अपने घोड़े के साथ जब लड़ने लगा, उसने हाथी की सूंड काट ली थी, मगर ऊपर जो किंग बैठा था उसने एक भाला फेंक के अलेक्जेंडर को घायल कर दिया था। फिर 1979 में रेड आर्मी यानी कि सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में अंदर घुसा और उसने अफ़गानिस्तान पर हमला स्टार्ट कर दिया, और इस फौज को हराने में यूएस ने, पाकिस्तान ने बहुत खुल के मदद की। उस वक्त जो मुजाहिदीन थे, बेसिकली रब्बानी और गुलुबुद्दीन हिकमतयार, ऐसे कुछ लोग थे जो सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे, और इनको सारा पैसा, सारा हथियार यूएस और पाकिस्तान से मिला, और करीब 10 साल में इन्होंने सोवियत यूनियन को हरा दिया। सोवियत यूनियन के हारने के बाद रब्बानी को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, मगर गुलुबुद्दीन हिकमतयार को इग्नोर कर दिया गया। तो गुलुबुद्दीन हिकमतयार ने रब्बानी पर हमला स्टार्ट कर दिया, और जब वो हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो उसके बाद रब्बानी प्रेसिडेंट रहे और गुलुबुद्दीन हिकमतयार को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इन सब के बावजूद अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बहुत करप्शन था, और मुल्ला उमर जो कि एक स्टूडेंट थे, तो वो बाहर आए और उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया या अपना एक ग्रुप बनाया, और उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया कि अब हम अपनी जगह हम कंट्रोल करेंगे और इसको हम संभालेंगे। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, तालिबान का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद तालिबान में बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ते गए, ये आते गए, इनके साथ इनकी फ़ौज जो है वो बड़ी हो गई, और फिर उसके बाद तालिबान ने बड़े बड़े जगहों पे हमला स्टार्ट कर दिया, और इसमें पाकिस्तान ने काफ़ी मदद की तालिबान की। यहाँ तक कहा जाता है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बाकायदा अफ़गानियों की ड्रेस में उतरी थी इनके साथ, ताकि ये जीत जाए। और गुलुबुद्दीन हिकमतयार बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, ये अभी भी हैं, और बाद में ये पता चला कि गुलुबुद्दीन हिकमतयार प्राइम मिनिस्टर होते हुए पूरी इन्फॉर्मेशन और जो वीक पॉइंट्स थे वो सब तालिबान को पास करते थे ताकि ये जीत जाए। तो 1996 में तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया और 2001 तक रहा, मगर पूरे अफ़गानिस्तान में 5% एक ऐसा एरिया था कि नॉर्दर्न अलायंस, जो कि अहमद शाह मसूद, ये इसके कंट्रोल में था। इसको पंचशील का शेर भी कहते हैं। और
11 सितंबर के 2 दिन पहले 9 सितंबर को 2 सुसाइड बॉम्बर्स एज अ रिपोर्टर वहाँ पहुँचे और उनके कैमरे के अंदर बॉम्ब था। और सुसाइड अटैक में अहमद शाह मसूद को असैसिनेट कर दिया गया। जब तालिबान का कब्ज़ा हो गया तो 3 साल तो सूखा रहा, जो कि काफ़ी मुश्किल था अफ़गानियों के लिए। और तालिबान जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी हर चीज़ को लेके। तो आप ज़्यादा दिन किसी भी इंसान को इतनी पाबंदियों में नहीं रख सकते, मगर तालिबान बहुत स्ट्रिक्ट थी। हाँ, एक काम अच्छा किया था तालिबान ने कि ड्रग्स जो थी कि वहाँ पे ओपियम उगाई जाती थी, उस पर उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया। और थोड़ा सा ब्रूटल था उनका, थोड़ा सा क्या वैसे बहुत ज़्यादा ब्रूटल था उनका काम करने का तरीका, कि कोई पसंद नहीं है तो उसको खंबे पे लटका दो, क्रेन पे लटका दो और उसकी बॉडी घसीटो गाड़ी के पीछे बांध के। तो तालिबान ने इस तरीके से अब अफ़गानिस्तान को मैनेज करना चालू कर दिया। अब आया यूएस अटैक, और हम इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि ये बी का टॉपिक है। पुराना जो है वो तो हिस्ट्री हो गई अब। और इसको आप ऐसे देखें कि एक बहुत ही गरीब देश पे एक बहुत ही अमीर देश ने हमला कर दिया। और जब यूएस ने हमला किया तो तालिबान पीछे हट गई। हालांकि उस वक्त उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, पब्लिक का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम पीछे हट रहे हैं। तो एक तरीके से बहुत ही स्विफ्टली यूएस ने तालिबान को पीछे ढकेल दिया। हालांकि तालिबान जो है वो पहाड़ों में चले गए, जंगलों में चले गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, मगर तालिबान मौजूद थी। हालांकि तालिबान ने के जो फाइटर्स थे उन्होंने सरेंडर की पेशकश की थी, मगर यूएस जो था वो उसने कहा था नहीं, कोई सरेंडर नहीं और हम सबको मारेंगे। वो यूएस जाहिर सी बात है लड़ने आया था तो वो लड़ना चाहता था। यहाँ तक कि तालिबान के जो अभी प्रेसिडेंट बनाए गए, इलेक्शंस में वो उन्होंने अपना नॉमिनेट किया है, तो उन्होंने हामिद करज़ाई जो पहली सरकार थी, हामिद करज़ाई से कहा था कि हम जो है आपके साथ एक पीस टॉक्स करना चाहते हैं और हम आपकी जो गवर्नमेंट है उसको रिकग्नाइज़ करेंगे। मगर उस वक्त वही सारी चीज़ें थी कि जोश था कि नहीं, आपसे कोई बातचीत नहीं, और ये पीस टॉक्स नहीं हो पाए। 2006 से तालिबान ने फिर अपना रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया और उसको काफ़ी लोगों का मदद मिलने लगी और लोग उसमें शामिल होने लगे। यूएस की जो मैक्सिमम फौज थी वो करीब 1 लाख थी और वो हुई थी 2013 ओबामा के वक्त, जिसमें ओबामा ने बहुत ज़्यादा अपनी फ़ौज बढ़ा दी थी। और जो एयर स्ट्राइक्स थी वो ओबामा के कार्यकाल में ही सबसे ज़्यादा हुई थी। और इन सब 1 लाख फ़ौज, ड्रोन अटैक, इन सब के बावजूद तालिबान जो था वो 40-50% एरिया पे उसका कब्ज़ा था। वहाँ के जो पुराने उस वक्त के जर्नलिस्ट हैं वो ये बोलते थे कि दिन अफ़गान गवर्नमेंट का होता था और रात तालिबान की होती थी। तो तालिबान जो है अपना धीरे धीरे कब्ज़ा उसने करना स्टार्ट कर दिया था। और इसका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है, जितने भी सोर्सेस हैं सब ऐसे अंदाज़ लगाते थे कि सोशल मीडिया में जो फ़ोटोज़ आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं, तो उससे अंदाज़ लगाते थे कि कहाँ कहाँ तालिबान की प्रेजेंस है। हालांकि अभी जो लड़ाई हुई है इसमें सबको ये उम्मीद थी कि 2 से 3 साल तालिबान को लगेगा कब्ज़ा करने में। और बाइडेन ने तो ये कहा
कि 75,000 तालिबानी हैं, 3 लाख अफगान फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है, तो इनको हराना बहुत मुश्किल है। और बोलते हमारे वॉर एडवाइज़र्स भी हैं जो उनको एडवाइस करेंगे। और यूएस ने बहुत ज़्यादा पैसा और ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों पे अफगान फोर्सेस को तैयार किया था। ओबामा ने प्रॉमिस किया था कि 2014 तक हम अपनी फ़ौज को वापस बुला लेंगे, मगर ओबामा ने पूरी फ़ौज नहीं बुलाई, मगर बहुत बड़े तादाद में यूएस की फ़ौज को वापस बुला लिया था। और जब ट्रम्प साहब आए तो ट्रम्प ने फिर और 4,000 सैनिक वापस भेज दिए। तो जो नए नए फाइटर्स थे जो तैयार हो गए थे, तो वो लड़ने के लिए फिर उन्होंने तालिबान के उसमें ही वो शामिल हो गए। और सबको उम्मीद थी कि ये बहुत ही सिविल वॉर बड़ा ख़राब होगा, बहुत जाने जाएंगी, मगर 11 दिन में एक देश इन्होंने जीता है। और काबुल के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि तो बगैर लड़ाई के ही उन्होंने जीत ली। और तालिबान में जो इनके रिसोर्सेस थे फौजियों के, खाना, एनुमिनेशन और हथियार वगैरह, इन सब पे कब्ज़ा करना चालू कर दिया। तो जो अफ़गान फोर्सेस थी उसके पास चारा नहीं था सरेंडर के अलावा, तो इसलिए वो सरेंडर पे सरेंडर करते जा रहे थे। हालांकि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि पब्लिक का हमें सपोर्ट है, इसलिए हम इतनी आसानी से जीतते जा रहे हैं। अब बात आती है कारण कि ऐसा क्या कारण है कि हर कोई वहाँ जाना चाहता है, लड़ना चाहता है। हालांकि पूरी दुनिया में मशहूर है कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, मगर फिर भी लोग वहाँ जाना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण जो मतलब लगता है, अंदाज़ा है, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, तो इसको गूगल करके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज हमारे जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, हमारी सैटेलाइट्स हैं, हमारे मिसाइल्स हैं, लैपटॉप हैं, यहाँ तक कि अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं, ये बगैर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नहीं चल सकती। और चाइना इसमें नंबर 1 है। और यहाँ तक कि यूएस ने एक केस भी जीता हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि जिसमें चाइना कोटा डिसाइड करता था कि कौन से देश को कितना रेयर अर्थ एलिमेंट्स देगा वो। तो वहाँ पे फिर जीत गए वो केस, यूएस जीत गया कि नहीं, जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको मिले। और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। 2 मछुआरे सस्पेक्टेड चाइना के, वो जापान के बहुत ज़्यादा पास पहुंच गए। जापान ने उनको अरेस्ट कर लिया और ये कह के किया कि ये यहाँ पे जासूसी कर रहा है। हालांकि हमें नहीं मालूम, जासूस थे, मछुआरे थे, खैर जो भी था, मगर उनकी गिरफ्तारी हुई। चाइना ने उनकी को एक नॉर्मल सा मछुआरा बताया और कहा कि इनको रिलीज़ करें, मगर जापान रिलीज़ नहीं कर रहा था और जासूसी का आरोप लगाने वाला था वो। तो चाइना ने उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स देना बंद कर दिए। 2 महीने में जापानीज सरकार घुटने पे थी। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूरी दुनिया पे राज करेगा हर चीज़ में। यहाँ तक कि मेरे को तो ये लगता है कि कुछ टाइम बाद ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो वैसे होंगी कि आप अपने रोबोट्स भेजो, हम अपने रोबोट्स भेजते हैं, और जो जीत जाए तो ह्यूमन लाइफ का लॉस कम होगा। और ये एक तरीके का मतलब वर्चुअल वॉर टाइप का लड़ाई होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज चाइना नंबर 1 है। खैर ये अलग टॉपिक है और काफ़ी लंबा टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आगे वाले वक्त में
डोमिनेट करेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। और अफ़गानिस्तान के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत बड़ा भंडारा है। पिछले 10 साल का रेट बताऊँ तो जो उसका भंडार है, जो उसमें अभी माइनिंग होनी है, वो करीब $3 ट्रिलियन की है। और जब रशिया आया था तो रशिया ने पूरा अपना जियोलॉजिकल सर्वे किया, सब कुछ किया, उसने पूरे मैप्स तैयार किए, मगर एकदम से रशिया भाग गया। यूएस तो बता के गया है और रशिया ने एकदम से अफ़गानिस्तान छोड़ दिया। वो जो नक्शे थे वो सब लोगों ने छुपा लिए। ये तब बाहर आए ये नक्शे जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, तब पब्लिक डोमेन में ये नक्शे आए। फिर जब यूएस आया तो यूएस ने और अग्रेसिवली इन जियोलॉजिकल सर्वेस को अंजाम दिया और आज बहुत बड़ा भंडार है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। और अफ़गानिस्तान में गैस का भी है, और जो ऊपर का पाकिस्तान है ये अफ़गानिस्तान से लगा हुआ है। और इस तरह आप देखोगे कि यहाँ पे सिलेंडर कल्चर नहीं है, जैसे हमारे यहाँ गैस सिलेंडर है, गैस की पाइपलाइन आपके घर आती है और उसी में मीटर लगा है, उस हिसाब से आप पे करते हो। जैसे हमारे यहाँ पानी आता है, इतनी गैस है वहाँ। अब बात करेंगे कि इंडिया का क्या लेना देना है। और इंडिया के बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं अफ़गानिस्तान से। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो इंडिया की पहली एक्साइल गवर्नमेंट बनी थी देश के बाहर, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज कर रहे थे, तो वो काबुल में बनी थी। और मौलाना महमूद उसके प्रेसिडेंट चुने गए थे और महेंद्र प्रताप सिंह वो प्राइम मिनिस्टर उसके नॉमिनेट हुए थे। हालांकि तालिबान ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि अफ़गानिस्तान को कोई भी ग्रुप्स को इस्तेमाल नहीं करने देंगे जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ काम करेगा, मगर जिनकी बात पे डाउट है। इंडियन गवर्नमेंट की बातचीत चल रही थी तालिबान से और वो अनसक्सेसफुल रही। और मुझे ये लगता है कि जैसे ये अफ़गान सरकार के साथ भी बातचीत कर रहे थे जिसमें कोई रिज़ल्ट ही नहीं निकल रहा था, वैसे ही इन्होंने वो टाइम वाला वो किया, उन्होंने कि सिर्फ टाइम लेते गए और कोई बातचीत का कुछ भी निकला नहीं, क्योंकि इनको पूरा अंदाज़ था ये क्या करने वाले हैं और कुछ दिनों बाद क्या सिचुएशन होगी। अफ़गानिस्तान की जो न्यू पार्लियामेंट है वो इंडिया ने बनाई है, अपना पैसा खर्च करके बनाई है और यूएस के कहने पे बनाई है। और वहाँ पे डैम्स बनाए हैं इंडिया ने, और एक पोर्ट और इंडिया वहाँ बनाने जा रहा है। तो इंडिया का काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है और अब क्या होगा उसका नहीं मालूम। और हमारी एम्बेसी बंद हो चुकी है वहाँ पे, एयरपोर्ट के वहाँ पे लोग हैं इवैक्यूएट करने के लिए, मगर चूँकि तालिबान ने अभी कर्फ्यू लगा दिया है तो वहाँ से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि हमारा एक हरकुलिस जो हमने यूएस से खरीदा था वो ऑलरेडी एयरपोर्ट में है हमारे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। अब बात करते हैं दुनिया की। पाकिस्तान खुश है, जश्न हो रहा है और पता नहीं क्यों ये मतलब तालिबानी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो पाकिस्तान के इशारों पे नाचे। और पूरी दुनिया ने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया है एक तरीके से, उनके भरोसे छोड़ दिया है। और अब आगे वहाँ पे क्या होगा सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। हालांकि यूएस जब बातचीत कर रहा था तो वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया था, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। मेरे को नहीं लगता कोई गुड तालिबान या बैड तालिबान है, तालिबान तालिबान है, उसको मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो ऐसे थे ये ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है।
तालिबान। चाइना ने एकदम क्लियर कर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप रखेगा। तालिबान से उसकी पहले ही बातचीत कह सकते हैं कि हो चुकी थी और सारी चीज़ें फाइनलाइज होनी हैं, और मेरे ख्याल से यही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो कि चाइना जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और जो उसका बेल्ट एंड रोड, यानी वो एक तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो कि चाइना से पाकिस्तान, तो उसमें अफ़गानिस्तान का भी हिस्सा है। तो चाइना चाहेगा कि तालिबान से जितनी अच्छी बना के रख सकता है तो वो रखेगा, और हमें परेशान कर ही रहा है चाइना। अभी बैठा हुआ है वहाँ पर, जा नहीं रहा है, और अफ़गानिस्तान से वो अच्छे रिलेशनशिप करेगा। नेपाल में कुछ नहीं है, मगर फिर भी नेपाल को अपनी तरफ चाइना ने किया। बांग्लादेश से बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, श्रीलंका से अच्छे रिलेशनशिप है। श्रीलंका में तो उसने पोर्ट कर लिया अपना पूरा। ऐसे करके मतलब चाइना जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनसे चाइना को ज़्यादा ही अच्छे से आ रहा है। यहाँ तक रशिया ने एकदम क्लियर कर दिया है कि वो अपनी एम्बेसी बंद नहीं करेगा, वो वर्किंग में रहेगा। ये एक तरीके का मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये हमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया वहाँ से भाग रही है, मगर रशिया जो है अपनी एम्बेसी बंद नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे रहेगा। और टर्की का काफ़ी लेना देना है, तो टर्की भी वहाँ पे है, और टर्की भी कहीं और नहीं जाएगा। और इसराइल के ड्रोन्स को टर्की के ड्रोन्स ने पीछे कर दिया है। ये आर्मेनिया और अज़रबैजान की जो लड़ाई हुई थी उसमें हमने देखा है कि टर्की के ड्रोन्स जो थे वो कितने कारगर साबित हुए। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तालिबान जो है आज दुनिया में इस तरीके से आया है कि एक बहुत ही ताकतवर देश को उसने एक तरीके से भगा दिया, वापस जाने पे मजबूर कर दिया। और ये जो इनकी पीस टॉक्स हुई थी, इसको भी उस वक्त भी लोग ये देख रहे थे कि जैसे दूसरा वियतनाम इसको समझा जा रहा था। बस ये था कि वियतनाम में तो वो एक हेलीकॉप्टर में छत से आखिरी लोग बैठे थे उसमें, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये आराम से पीसफुली निकलना चाहते थे और निकल भी गए अफ़गानिस्तान को उसके भरोसे छोड़ के। हालांकि अभी जो पहले तालिबान ने कब्जे किए थे उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि जो स्कूल्स थे तो उनको तालिबान ने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ तक कि उन टीचर्स की सैलरी अफ़गान गवर्नमेंट देती थी, सिलेबस भी अफ़गान गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, किताबें भी अफ़गान गवर्नमेंट देती थी। बस ये था कि तालिबान का रूल था और तालिबान ने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ा। और अभी तक तो वो सारी बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, मगर क्या है, पुराने तालिबान में नए तालिबान में ये हो गया कि ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गए। इनको पता है क्या बोलना है, क्या करना है, ये कर रहे हैं। मुझे वैसे उम्मीद है कि शायद ये इस बार लोगों को कम परेशान करेंगे। अब बात करते हैं कि तालिबान में कौन कौन है। तो मुल्ला उमर फाउंडर है और इन्होंने ही तालिबान की नींव रखी और इसको बड़ी कामयाबी से चलाया उन्होंने। और मुल्ला उमर 60 साल की उम्र में 2013 में मुल्ला उमर की डेथ हुई है। बीमारी से हुई है, काय से हुई है नहीं मालूम, मगर तालिबान का आज भी कहना है कि वो मुल्ला उमर बीमारी से उनकी डेथ हुई है।
फिर हैं मुल्ला अब्दुल गानी बरादर। ये जो हैं तालिबान के को फाउंडर्स में से, और अभी जो प्रेसिडेंट है, जिसको तालिबान ने प्रेसिडेंट बनाया है, वो यही है। और पुराने एक्स फाइटर हैं कि ये ज़मीन में लड़े हैं। ऐसा नहीं है कि एसी कमरे में बैठ के ऑर्डर्स लिए हैं, ये ग्राउंड फाइटर को बोला जाता है। और सोवियत यूनियन से लड़े हैं, और पाकिस्तान और यूएस का एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ था कराची में, जहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया गया, मगर कभी भी इन पे कोई चार्जेस नहीं लगाए। ये पाकिस्तान जेल में आराम से रहे, और 2018 में इनको यूएस ने छोड़ दिया है, इनको जाने दिया। शायद कोई मीडिएटर चाहिए था बीच में तालिबान से बातचीत करने के लिए, तो इनको छोड़ा गया। बाकी आज जो है, आज ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब है मुल्ला उबैद उल्ला। मुल्ला उमर के बाद इनको मिलिट्री कमांडर बनाया गया था, और पाकिस्तान ने इनको पकड़ लिया था, और जेल में ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। फिर है मुल्ला मंसूर अख्तर। ये मुल्ला उमर के बाद मिलिट्री कमांडर बने, और जब तालिबान की जो 5 साल की गवर्नमेंट थी, उसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। और यूएस ने 2016 में एक ड्रोन स्ट्राइक किया था, जिसमें इनकी डेथ हुई। फिर हैं हिब्रेतुल, और ये 3rd सुप्रीम कमांडर है तालिबान में, और बहुत शांत रहने वाले आदमी हैं। इतनी बड़ी पोजीशन में आपको बोलना आना चाहिए, मगर स्टालिन भी था। स्टालिन भी बहुत कम बोलता था, ज़्यादातर शांत रहता था, तो ये भी शांत हैं। और आज जो है, वहाँ की जो शरिया कोर्ट है, उसके पूरे के हेड है। फिर है सिराजुद्दीन हक्कानी, और हक्कानी नाम सुना होगा ना, को है हक्कानी नेटवर्क। हालांकि ये तालिबान मतलब तालिबान का हिस्सा नहीं है। सोवियत यूनियन से इनके फादर लड़े हैं, और CIA के असेट हुआ करते थे। और मगर इनको तालिबानी बोलें तो ये तालिबानी नहीं है, मगर इन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में 2020 में फरवरी में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था, व्हाट वी द तालिबान वांट। और उस वक्त पीस टॉक्स चल रही थी, तब इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था। और जो हक्कानी नेटवर्क है, उसके ये हेड